बच्चों कि जैसा कि आपके तृतीय प्रश्न पत्र में जनजातियों का वर्गीकरण चल रहा था, तो लास्ट लेक्चर में जनजातियों का प्रजातीय वितरण डिस्कस हुआ था। तो आज जनजातियों का सांस्कृतिक आधार पर विभाजन, इसको हम प्रारंभ करेंगे आज के लेक्चर में। हाँ, सांस्कृतिक आधार पर विभाजन। सांस्कृतिक आधार पर विभाजन में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विभाजन प्रस्तुत किया है। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के दृष्टिकोण से भी विभिन्न जनजातियों का जीवन एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न देखने को मिला है। इसी दृष्टिकोण से एल्विन, मजुमदार तथा दुबे ने जनजातियों को अनेक भागों में विभक्त किया है। सर्वप्रथम हम एल्विन की बात करेंगे। एल्विन ने सांस्कृतिक आधार पर जनजातियों को 4 भागों में विभाजित किया है। तो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत एल्विन के द्वारा उन जनजातियों को रखा जो बिल्कुल आदिम स्थिति में थी और यह दुर्गम पहाड़ों, जंगलों अर्थात निर्जन स्थानों में रहती हैं। ये अपनी उदर पूर्ति के लिए जंगलों पर निर्भर रहती हैं। पहाड़िया, जुआंग और बादो इसी प्रकार की जनजाति हैं और ये जनजातियाँ सभ्य मनुष्यों को देखकर भागती हैं। तो कहने का मतलब प्रथम श्रेणी में एल्विन ने उन जनजातियों को रखा जो बिल्कुल आदिम स्थिति में है और ये दुर्गम पहाड़ों में, जंगलों में अर्थात एक निर्जन स्थान जहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहते हैं उन स्थानों में रहती है और अपनी पेट की भूख के लिए को शांत करने के लिए ये जंगलों पर निर्भर रहती हैं। इसमें भाड़िया, जुआंग, बादो इसी प्रकार की जनजातियाँ हैं और इन जनजातियों की एक विशेषता और है कि ये सभ्य मनुष्यों को देखकर भागती है। और दूसरी प्रकार की जो श्रेणी है, ये जनजातियाँ यद्यपि अपनी परंपराओं और विश्वासों को स्थायी बनाए हुए हैं, लेकिन सभ्य समाज के प्रति इतनी अधिक संशकित नहीं रहती है। यानी कि वो पहली प्रकार की जो जनजाति थी उसके अपेक्षा ये थोड़ा सा संकोची नहीं है सभ्य समाज के प्रति और ये सभ्य समाज के प्रभाव से परिवर्तन की प्रक्रिया भी इनमें आरंभ हो गई है। तो कहने का मतलब दूसरी प्रकार की जनजातियाँ वो जनजातियाँ हैं जो यद्यपि वो अपनी परंपराओं और विश्वास को स्थायी बनाए हुए हैं, लेकिन सभ्य समाज के प्रति इतनी अधिक संस्कृत नहीं रहती है और ये सभ्य समाज के प्रभाव से परिवर्तन की प्रक्रिया भी इनमें आरंभ हो गई है। और नेक्स्ट जो तीसरी श्रेणी थी, तीसरी श्रेणी में वो जनजातियाँ हैं जिनका जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक देखा गया है और ये कुल जनजातियों का 60% जनजातियाँ इसी श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। इन जनजातियों के सदस्य कृषि कार्य करते हैं और उसी से अपनी आजीविका उपार्जन करते हैं और ये जनजातियाँ नगरों या उसके आसपास की बस्तियों में जाते हैं और ये आधुनिक संस्कृतियों के निकट संपर्क में आने के बाद ये जनजातियाँ इन जनजातियों में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो तीसरे प्रकार की जनजातियों की एक मुख्य विशेषता ये है कि अधिकांश जनजातियाँ अर्थात 60% से अधिक जनजातियाँ, कुल जनजातियों का 60% से अधिक तीसरी प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत आती है और इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि कार्य है
और ये नगरों और उसके आसपास की बस्तियों में जाते हैं। और ये जो आधुनिक संस्कृतियां हैं उनके संपर्क में आने के बाद इनमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। अब चौथी प्रकार की जो श्रेणी है तो एल्विन ने कुलीन जनजातियां इनको कहा है, क्योंकि आधुनिक संस्कृतियों के संपर्क में आने के बाद भी इन जनजातियों ने अपनी मौलिक संस्कृति को नष्ट नहीं होने दिया। ऐसी जनजातियों में नागा तथा भील प्रमुख है। ये चौथी प्रकार की जो जनजाति है तो इनको एल्विन ने कुलीन जनजातियां भी कहा, क्योंकि ये आधुनिक संस्कृतियों के संपर्क में आने के बाद भी इन जनजातियों ने अपनी मौलिक संस्कृति को नष्ट नहीं होने दिया। ऐसी जनजातियों में भारत में नागा और भील प्रमुख हैं। तो नेक्स्ट जो मजुमदार थे, मजुमदार के द्वारा इसका जो वर्गीकरण किया गया वो एल्विन के वर्गीकरण की उन्होंने आलोचना की और उन्होंने 3 सांस्कृतिक वर्गों में इसको विभाजित किया है। तो मजुमदार ने जो 3 स्तर बनाए हैं जनजातियों के, तो प्रथम स्तर में वही जनजातियां आती हैं जो आधुनिक संस्कृतियों के संपर्क से अछूती हैं, अर्थात सभ्य समाजों से दूर किसी निर्जन स्थान पर आदिम जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो मजुमदार का जो वर्गीकरण था उन्होंने प्रथम स्तर की जनजातियों के बारे में कहा कि ये जनजातियां आधुनिक संस्कृतियों के संपर्क से अछूती तो हैं और सभ्य समाजों से दूर भी है, और जो निर्जन स्थान पर जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रहते हैं उन स्थानों पर इनका ये अपना जीवन व्यतीत करती हैं। और उन्होंने दूसरी श्रेणी में उन जनजातियों के बारे में जानकारी दी। वो कहते हैं कि जो सभ्य समाजों की संस्कृति से प्रभावित हुई है, वे जनजातियां जो सभ्य समाजों की संस्कृति से प्रभावित हुई हैं और इसलिए उनके जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं। तो कहने का मतलब जो दूसरी प्रकार की जनजाति है, तो मजुमदार ने ये कहा कि ये जनजातियां सभ्य समाजों की संस्कृति से प्रभावित हुई है, क्योंकि संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है तो उससे प्रभावित हुई है और उसी संस्कृति के प्रभाव के कारण ये अनेक समस्याएं इनके जीवन में उत्पन्न हुई है। और तीसरी प्रकार की जो जनजाति की बात उन्होंने की, तीसरी श्रेणी, ये वो जनजातियां हैं जो सभ्य समाजों के संपर्क में आने और उनसे प्रभावित होने के बाद भी किसी विशेष समस्या से ग्रसित नहीं है। ये तीसरी प्रकार की जो जनजाति, दूसरी प्रकार में तो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं सभ्य समाजों के संपर्क में आने से, लेकिन तीसरी प्रकार की जो श्रेणी उन्होंने बताई कि ये सभ्य समाज की संस्कृतियों के संपर्क में आई लेकिन उनसे प्रभावित भी हुई, लेकिन किसी विशेष समस्या से वो ग्रसित नहीं हुई। इसी प्रकार से डॉक्टर दुबे, एस.सी. दुबे ने जनजातियों को 5 प्रमुख श्रेणी में विभाजित किया है। जो एस.सी. दुबे थे, एस.सी. दुबे ने अपने अध्ययन के उपरांत ये देखा कि जनजातियों को हम सांस्कृतिक आधार पर 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो पहला था बाहरी समूह के सांस्कृतिक संपर्क से अछूते अथवा बहुत कम मात्रा में प्रभावित जनजाति समूह। अब ये एस.सी. दुबे का जो वर्गीकरण है वो कहते हैं कि पहली प्रकार की जो श्रेणी है उसमें बाहरी समूह के सांस्कृतिक संपर्क से अछूते अथवा बहुत कम मात्रा में प्रभावित जनजाति समूह। दूसरी प्रकार में बाहरी समूह के सांस्कृतिक संपर्क से प्रभावित किंतु अपने समुदाय के संगठन और संस्कृति की विशेषता को बनाए रखने वाले जनजाति समूह। एक तो पहला तो बहुत कम प्रभावित है और दूसरा प्रभावित है लेकिन अपने समुदाय के संगठन और संस्कृति की विशेषताओं को बनाए रखने वाले जनजाति समूह। और तीसरे प्रकार की जो श्रेणी उन्होंने बताई, जाति की भांति अथवा विशिष्ट सामुदायिक संगठन बनाए रखकर अन्य समूह के साथ मिलजुल कर रहने वाली जनजातियाँ। अब अपना जो जाति संगठन, जैसे जाति संगठन होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं और जो सामुदायिक संगठन है
विशिष्ट सामुदायिक संगठन उसको बनाए रखकर अन्य समूहों के साथ, जो अन्य सभ्य समूह जिसको हम कह सकते हैं, मिलजुल कर रहने वाली जनजातियाँ। और चौथे प्रकार की जो श्रेणी थी, ऐसी जनजातियाँ जो वाह्य समूह के सांस्कृतिक संपर्क के फलस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से हीन सामाजिक स्थिति में आ गई। अब जो चौथी प्रकार की श्रेणी है उसमें ये है कि वे जनजातियाँ जो बाहरी समूह के सांस्कृतिक संपर्क में आने के फलस्वरूप उसका जो प्रतिकूल प्रभाव उस पर पड़ा है, अनुकूल प्रभाव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको हम एक नेगेटिव प्रभाव उसको कह सकते हैं। और उससे वो उनकी सामाजिक स्थिति एक हीन, अर्थात उनकी जो स्थिति आई है समाज में, वो अपने आप को हीन महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे बाहरी समूह के सांस्कृतिक संपर्क में आने के फलस्वरूप। नंबर 5वां, ऐसी जनजातियां जिन्होंने अपनी उच्च आर्थिक स्थिति तथा राजनीतिक प्रभाव के कारण वर्तमान भारतीय समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। जो पांचवी प्रकार की जो अंतिम श्रेणी उन्होंने एस.सी. दुबे ने की बताई, तो वो ऐसी जनजातियां हैं जिन्होंने अपनी उच्च आर्थिक स्थिति तथा राजनीतिक प्रभाव के कारण वर्तमान भारतीय समाज में उच्च स्थान प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से ये जनजातियों का सांस्कृतिक आधार पर विभाजन तीन प्रमुख विद्वानों के द्वारा दिया गया, एल्विन, मजुमदार और एस.सी. दुबे। एल्विन ने 3 श्रेणियां बताई और 4 श्रेणियां बताई। मजुमदार ने 3 श्रेणियां बताई थी और डॉक्टर एस.सी. दुबे ने 5 श्रेणियों के बारे में बताया है। जो उन्होंने अपना अध्ययन किया था जनजातियों पर, उसके आधार पर सांस्कृतिक जो आधार पर हम जनजातियों का यदि विभाजन करते हैं तो उसमें इन 3 विद्वानों का नाम प्रमुखता से आता है, एल्विन, मजुमदार और एस.सी. दुबे। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट आप लोगों को